दे देंगे। सर नहीं है अभी सर, अच्छा कभी आप खर्च नहीं गए हैं। चाहिए डबल लेंगे लेंगे डबल टू क्या इसमें 10 मिनट में हाँ जी ये मतलब क्या कॉपी चलता है या कौन सा चलता है कॉपी से कौन चलता है आप तो इसमें आप ऐड नहीं है ऑनलाइन आप एडमिशन कब हुआ आपका क्या पढ़ना होगा जी ठीक है धीरज तुम्हारी तो दो फिट है ना ठीक है बस बच्चों नमस्ते गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी अच्छे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी बच्चे गुड अच्छे इवनिंग हैं नहीं सर। भाई गुड इवनिंग सर। प्रणाम गुड सर। आप कैसे इवनिंग हैं सर? खुश रहो मैं अच्छा हूँ आप लोग ठीक हैं बस सर जी नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्ते गुड इवनिंग ये देखो लगता है जैसे क्या प्रियंका ने खाना वाना नहीं खाया है प्रियंका तुम्हारी मम्मी खाना वाना खिलाते कि नहीं सर खाए हैं। खाए हैं अच्छा तुम लोग बोलते कोई बच्चा बोल रहा है कि कोई बड़ा बोल रहा है सर मेरे आप लोग फोन पे बताइए आवाज शायद ऐसी ही जाती है, सभी कोई ऐसे ही बोलता है।
तुम अच्छा बच्ची जैसी ऐसा भी? बोलती हो। पर ऐसा थोड़ी ना होता है। खाना खाया करो। आपका नाम? नमस्ते सर। नमस्ते सर। निधि तिवारी। निधि कहाँ से? कानपुर। कानपुर क्यों फेमस है? कानपुर ठगों के लिए फेमस है। ठग्गू के लड्डू, ये बात तो सही है। कानपुर इज वेरी फेमस फॉर, हाँ, चमड़े कुछ अच्छी अच्छी खाने की पहले बात कर ली जाए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्लास में आई है निधि भाई। निधि का कहना है कि उनका कानपुर फेमस है ठग्गू के लड्डू के लिए। तो अब अगली बार निधि कानपुर जाएं तो भाई ठग्गू के लड्डू लेके आए और हम सबको खिलाएं। बताइए मंजूर है कि नहीं? बोलिए भाई। जी सर बिल्कुल। जी सर बिल्कुल मंजूर है। मैं यहाँ से हवा में फेंक दूंगा और तुम लोग खा लेना, ठीक है? तो निधि, सर कुरियर करा दी। हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। पर निधि के लिए बड़ा महंगा पड़ जाएगा फिर। चलो कोई बात नहीं, पर कोशिश करेंगे। उसके बाद निधि एजुकेशन क्या है तुम्हारी? किस सब्जेक्ट से? एजुकेशन, वेरी गुड। यानी बीएड एमएड किया? अच्छा। और सिविल की तैयारी के लिए कैसे आप जुड़ी? क्यों बनना चाहती हैं सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स? जैसे इंस्पिरेशनल फैक्टर कौन कौन से हैं? सूर्यवंशम मूवी, वेरी गुड, नाइस। क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखना, अच्छा लगा, ये मैं बात बच्चों से बार बार कहता भी रहता हूँ कि इस पूरी तैयारी के लिए ना एक कॉज होना बहुत जरूरी होता है। कॉज जब आपके सामने होता है ना, अब सोते जागते अपने लक्ष्य के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो अच्छा लगा, गुड। आप भाई? हिमांशु, हिमांशी, व्हाट द मीन हिमांशी? निधि, हिम का अंश, हिमांशी, कानपुर से। इसने बताया ठग्गू के लड्डू। उससे हट के दो बात अच्छी अच्छी बताओ भाई। कानपुर इज फेमस लेदर इंडस्ट्री। चलिए भाई, यस, अभी मैं पढ़ा रहा था तुम्हारे कानपुर का जिक्र हुआ था कि कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता था और यहाँ पे एक से एक बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स थी। हाँ बिल्कुल, उत्तर भारत की और खासकर उत्तर प्रदेश की एक समय था। बट नाउ इट इज मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हैज बीन शट डाउन, बंद हो गई है ना ऐसा। हाँ, रेशम मिल भी कानपुर में, लाल इमली, धारीवाल अभी भी, बट फंक्शनल नहीं है सर बिल्डिंग। बहुत बड़ा कैंट है कानपुर, कैंट एरिया बहुत बड़ा कैंट एरिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कानपुर इंपोर्टेंट। चलिए भाई, एजुकेशन क्या आपकी? बीएससी ग्रेजुएशन। चलिए भाई, तो बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके? फिजिक्स और मैथ। अरे भाई बहुत डर लगता है मैथ से भी, छोड़ दिया। पर फिजिक्स मेरी ठीक है, फिजिक्स मेरी ठीक है कुल मिला के, बहुत अच्छी भी नहीं बट अपने मतलब की अच्छी है, मेरी अच्छी है, बोला अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आप दोनों को कैसे प्रमोद शर्मा के बारे में पता चला? पोस्टर से, यानी यूं कहा जाए पोस्टर का कुछ प्रभाव पड़ता है? अच्छा, मतलब किसी भी तरह से पड़ता है। चल भाई, एक मुझे पता चला कि मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट ठीक है कुल मिला के। हाँ, ये ब्रोशर दे देना वहां पर, एक ब्रोशर उधर होकर दे देना दोनों को ब्रोशर।
तो बच्चों कल हम लोगों ने, अब आप तो कल आए नहीं थे, तो टॉपिक हम लोगों का एक हो चुका था, इंडस्ट्रीज चल रही है। देखो उस पे सिलेबस के फर्स्ट इनर पेज यही देखो। तो हम लोग सेकंड पेपर में इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में अंजुम बताएगी कि क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे। अंजुम बताओ। अंजुम अंजुम गायब है। प्रियंका तिवारी। हाँ अंजुम बोलो। नहीं सर, गायब नहीं है। हाँ तो बोलो, क्या क्या कल हमने पढ़ाया था, बिना देखे कॉपी नहीं देखना है, बताइए भाई। इतना टाइम थोड़ा लगता है। सरला। जी सर, एल्युमिनियम उद्योग के बारे में बताया सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कल हम लोगों ने एल्यूमिनियम उद्योग की चर्चा की और उस चर्चा में बात सामने आई कि यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग के बाद उद्योग कहा जा सकता है, और इसमें भी काफी कह सकते हैं लोगों को रोजगार मिलता है और आधुनिक समय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग कहा जा सकता है। वैसे तो इस उद्योग का विकास स्वतंत्रता से पहले आप लोगों ने पढ़ा कि 1937 में ही शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको बहुत ज्यादा मोमेंटम मिला और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भी इसको काफी प्रमोट किया। बातें हुई थी, सरकार ने प्रमोट किया और ज्यादातर कंपनियां सरकार द्वारा खुद लगाई गई, जैसे मालको है, बाल्को है ना। बाद के समय में कई कंपनियां प्राइवेट सेक्टर ने भी लगाए, जैसे बिरला ग्रुप की कई सारी कंपनियां हैं, हिंडाल्को जो है, नाल्को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की देश के विभिन्न भागों में मिलेंगी। और इसके लोकेशनल फैक्टर के बारे में मैंने हल्का सा चर्चा किया था कि इसका लोकेशनल फैक्टर क्या है। तो भाई सिंपल है, ये है कि यह उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चा माल प्रगलन के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की डिमांड करता है। यानी कि इसका कच्चा माल क्या क्या है भाई, निधि बताएंगी। एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या होता है, सुना है आप लोगों ने? मानसी सुना है? बॉक्साइट तो जरूर सुना होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम, ये दोनों मेन इसका अयस्क हैं और मेनली जो प्रचलित है वो बॉक्साइट है। सबसे ज्यादा भारत में बड़ी मात्रा में बॉक्साइट इजीली मिलता भी। तो ऐसे में इस उद्योग के लिए जब बॉक्साइट को तुम गलाने जाओगे यानी स्मेल्टिंग करोगे, क्योंकि अयस्क के रूप में निकलता है, बड़ी मात्रा में मिट्टी वगैरह इसमें मिक्स होती है, तो ऐसे में जब उन सबको साफ किया जाता है तो स्मेल्टिंग यानी प्रगलन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में बिजली की डिमांड होती है। तो बिजली की डिमांड होगी तो भाई कोयले की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए या तो ये थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट जहां पर आसानी से बिजली उपलब्ध होती है वहां पे स्टैब्लिश होते, या कोयला जहां पे कुछ स्टैब्लिश है वहां पर होते। तो इस तरह से देश के विभिन्न भागों में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। मैंने शायद आप लोगों को 2-3 की चर्चा कर भी दिया था। सर 2 की हुई थी सर, 2 की। कौन कौन सी की चर्चा हुई थी? एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, 2 की हो गई। ठीक है, इंडाल्को की हुई थी, और जी सर। और दूसरी कौन सी थी? हिंडाल्को। जी सर, इंडाल्को का सर तो हो गया था। हाँ, तो इस तरह से भारत में आप लोग 2 कंपनियों को देखते। फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी,
आप दोनों बेटा हो सकता है कुछ बीच बीच में ना समझ में आए तो परेशान मत होना भाई, ठीक है, धैर्य बनाए रखना। हाँ, ना समझ में आए पूछ लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि पीछे टॉपिक कई सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं। मालको, थर्ड क्या है? मालको। मालको का मतलब क्या हुआ बच्चों? मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने मैटूर का नाम सुना होगा, सुना मैटूर? यस सर। कहाँ है मैटूर भाई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। मैटूर बांध का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। ये कावेरी नदी पर बना हुआ एक बांध है जहां पर बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है। वहीं पर, चूंकि आप लोग जानते हैं पहले तमिलनाडु का जो पूरा क्षेत्र था ब्रिटिश पीरियड में मद्रास कहलाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड कोलकाता प्रेसिडेंसी। उसी मद्रास प्रेसिडेंसी में चेन्नई जो आज है वो कैपिटल भी हुआ करता था। तो वहां पे ये सारी चीजें उस पूरे एरिया को देखते हुए वहां पे प्लांट स्टैब्लिश किया गया। आप लोगों के पास एटलस होगा, है एटलस? निकालो पेज नंबर आप लोग 25 पे चले जाओ। दे देना, मेरे बैग में होगा एटलस। सर पेज नंबर कितना बोले? पेज नंबर 25 पे जाओ आप लोग, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे देखो आप लोग, तमिलनाडु में एकदम नॉर्थ साइड में आपको हो सकता मैटूर बांध दिखाई देगा, है वहां पे? नहीं दिखाई दिया? तुम्हारा हिंदी इंग्लिश वाला? इंग्लिश है। पेज नंबर तुम 2 पेज पीछे देखो, पेज नंबर 23 पे देखो। तमिलनाडु के एकदम नॉर्थ वेस्ट में किधर होगा तमिलनाडु? हाँ, तो उसका नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? मान लो ये तमिलनाडु है बेटा, तो इसका नॉर्थ वेस्ट इधर होगा, तो देखो वहीं पे उत्तर की ओर होगा, मैटूर डैम दिखाई देगा। नहीं तो फिजिकल मैप में देखो, सामने वाले मैप में मैटूर होना चाहिए। मिला ही नहीं सबको? दिखाओ बेटा। जी सर, मिल गया सर। सर मेट्रोपॉलिटन करके। हाँ, मेट्रोपॉलिटन वही वाला जो है। ये मैटूर जो है यहीं पर बांध है। ये जो बांध है बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है और बिजली पैदा होने से यहाँ पे सारी चीजें फेवरेबल दिखाई देती। तो यहाँ पे सरकार द्वारा 1965 में कंपनी स्टैब्लिश की गई और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। एक तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन, ऊर्जा की उपलब्धता। उसी मैप में तुम लोग फिजिकल मैप देखो, यानी कि पेज नंबर 24 पर ना 23 वाला, यस दिस फिजिकल मैप देखो, यही वाला बेटा, यस, हाँ यस। उस मैप में देखो तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में 2 पहाड़ियां होंगी, सेवराय और जावादी। पेज नंबर कितना वाले सर? पेज नंबर 24 बल्कि होगा, शेवराव और जावादी। बता दो इसको, निधि को। सबको मिला? इस साइड में होगा शेवराव जावादी। जी सर, मिल गया। हाँ, तो सेवराय और जावादी पहाड़ियों में एल्यूमिनियम बच्चों को बहुत अधिक मिलता है। तो ये देखो, अब यहाँ एल्यूमिनियम है और यहां से एल्यूमिनियम को कहां भेज दिया? इस साइड में। तो इस तरह से यहां पर एक कारखाना स्टैब्लिश।
ठीक है, लिखो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ चेक, कल आप आए नहीं, ऐसा करिए आपको उसी गली में भाटी बुक, भाटी वाला होगा, उसको आप दे दीजिए। हाँ भाटी भाई की दुकान है, उससे दे दीजिए ना, प्रमोट करती है। मैं क्लास में हूँ तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता। लिखिए मालको, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये सब बच्चों जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैटूर, इसका निर्माण मैटूर के पास 1965 में किया गया। 1965 में किया गया, जिसकी सर एक बार स्टार्टिंग से बोलिएगा। इसका निर्माण मैटूर के पास 1965 में किया गया। मैशूर बोल रही है, मैचूर क्या? अरे बेटा ये क्या लिखा हुआ, मैटूर लिखा है ना। छिप गया था तो क्या बोला? मैटूर के पास 1965 में किया गया, जिसकी वार्षिक क्षमता, टाइम से पहुंचा करो, जिसकी वार्षिक क्षमता 85,000 टन 85,000 टन एल्यूमिना और 40,000 टन एल्यूमिनियम 40,000 टन एल्यूमिनियम निर्माण की है। इस संयंत्र को मैटूर बांध से, संयंत्र को यानी प्लांट की है, उसके बाद बोलिए एल्यूमिनियम निर्माण की है, उसके बाद तेज लिखा करो। एल्यूमिनियम निर्माण की है। यह बॉक्साइट के, हाँ, इस संयंत्र को ऊर्जा मैटूर बांध से प्राप्त होती है। मैटूर बांध से प्राप्त होती है। तो वहीं बॉक्साइट सेवराय की पहाड़ियों से प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। अब बच्चों की यहीं पर दूसरी बात भी थोड़ा सीख लो। मैं मैपिंग की बार बार बात करता रहता हूं टाइम टू टाइम। मान लो यही प्लॉटिंग में आ जाए सेवराय पहाड़ियां, तो बताइए भाई दिनेश क्या बोलो, लिखोगे? मान लो 30 शब्दों में लिखने को आ जाए। आशा दत्ता, यहाँ सेवराय में भी मसाले की खेती होती।
आशा दत्ता, यस सर। जी सर। क्या बोलोगी? 30 शब्दों मेरी लिखने को आ जाए, मैप में आता है ना सेकंड पेपर में प्लॉटिंग के लिए, जी सर। तो क्या लिखोगी? सर लिखेंगे सेवराय पहाड़ियों के नीचे मेटूर बांध। सेवराय पहाड़ियों के नीचे मैटूर बांध। सर नहीं। बस। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन बोलो। सर मेरी आवाज नहीं जा बोलो क्या? बोलो बोलो हेलो सर, बोलो। आ रही है आवाज, मतलब जा रही है? हाँ हाँ बोलो। सराय पहाड़िया जो कि तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में उसके बाद में और यहाँ शक्तिमान, से सर बता रहे शक्तिमान। हैं यहाँ से जो बॉक्साइड प्राप्त की जाती है, इन पहाड़ियों से बॉक्साइड प्राप्त की जाती है। और कुछ बोलो, बताओ। तुम बताओ निधि, बोलने लेकिन मैप का कुछ सोचा है कभी आपने? पढ़ा है? सिंपल। आप, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहले लोकेशन बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर जो सेवराय पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। यहाँ से माल को यानी कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के लिए बॉक्साइड प्राप्त होता है। और थोड़ा थोड़ी और सी इसी नहीं। बात को घुमा फिरा के और थोड़ा बढ़िया ढंग से बोलो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में बॉक्साइट प्राप्त होता है। पहले उसका अपना सिग्निफिकेंस बताओ ना। यहां से भेजा जाता है, इसका मतलब ये बहुत क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पर मिलता है। हो सकता है यहां से कहीं से और यहाँ पे आता हो और फिर यहां से भेजा जाता हो। तो पहले इसका सिग्निफिकेंस बताओ अपना इंडिविजुअल, कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बॉक्साइट प्राप्त होती है और यहाँ पर प्राप्त बॉक्साइट को मैटूर में स्थित मालको संयंत्र को भेजा जाता है। ठीक है? और मान लो मैटूर आ जाए तो, आया हुआ, दोनों आए हुए हैं, ध्यान रखना पेपर में दोनों आए हुए हैं। मैटूर लिखने को आ जाए तो तुम बताइए मानसी। सबसे पहले लोकेशन बताओ कहाँ है। हाँ, मैटूर की लोकेशन कहाँ है? हाँ, तमिलनाडु राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर मैटूर बांध बना हुआ है, क्योंकि मेन तो सिग्निफिकेंस उसी से है ना। कावेरी नदी, कावेरी का बहुत महत्वपूर्ण बांध है, जीके में पूछता है तुम्हारे जीएस में। तो यहाँ पर मैटूर बांध बना हुआ है। और फिर आगे यहाँ पर मालको का एक बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है, जो एल्यूमिनियम सेवराय की पहाड़ियों से प्राप्त करता है। समझ में आ रही बात? यानी दोनों को लिंक कर सकते हैं। सूचनाएं उतनी हैं, परंतु आराम से उन सूचनाओं को लिंक कर सकते। भाई यहां भेजा जाता, वहां भेजा जाता, यहां किया, वहां किया। तो सभी लोग लिख सकते हैं? बताइए राजेश। यस सर, लिख सकते हैं। हाँ जी सर। क्या चीज? एल्यूमिना का मतलब होता है एक तरह से अयस्क है। ठीक है? बॉक्साइट भी है, तो कहीं पर एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम, कहीं बॉक्साइट से बनता है। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि कहां पर क्या मिल रहा है। ज्यादातर बॉक्साइट प्रेफर किया जाता है, अच्छी कोशिश, सस्ता पड़ता है ना। जैसे मान लो बॉक्साइट को तुम जब गलाओगे तो बॉक्साइट में लगभग 60% एल्यूमिनियम निकलेगा। इसको गलाओगे तो लगभग 50 से
40 से 50% निकलेगा। यानी कि प्रोसेस चार्ज, जरा कल्पना करो कि तुम कोई काम कर रहे हो, फिल्टर कोई चीज प्रक्रिया में फिल्टर कर रहे हो, और एक फिल्टर जब कर रहे हो तो तुम्हें 100 किलो में से 60 किलो चीज मिल रही है, एक में 50 किलो मिल रही है, तो दूसरे वाले में तो नुकसान है ना आपका, है ना। बट विकल्प नहीं है तो आप ये भी इस्तेमाल कर रहे हो। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, ये महंगा हो जाएगा। फिर जैसे तुम सिंपल सा एक फंडा दे, महाराष्ट्र में जब गन्ने की पिराई करके तुम चीनी प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो 100 किलो गन्ने से लगभग 12 से 14 केजी चीनी मिलेगी। याद रहेगा। वही उत्तर भारत में जब गन्ने की पिराई करोगे तो 100 केजी से आपको केवल 12 केजी तक, 10 से 12 केजी मिलेगी। तो ये बताओ लाभ कहां पे होगा। चलिए भाई, मान लो गन्ने की पिराई उत्तर भारत में इस समय करो तो क्या होगा। तुम लोग देखते होगे गन्ने की पिराई अपने यहां कब होती है, गर्मियों के टाइम। इसका मतलब निधि गांव में नहीं रहती है, इसका मतलब गांव गई भी नहीं कभी है। हाँ तो अच्छा, लेकिन डंडा धुलाई होगी तुम्हारी सर जनवरी फरवरी के महीने में, मार्च तक खत्म भी हो जाता है। नवंबर से लेके मार्च तक, ठीक है। एकादश का त्योहार पड़ता है एक छोटा सा, उसमें गन्ने की पूजन होती है। उस दिन गन्ना पहला खेत में टूटता है, काटा जाता है। तो तब से शुरू होता है और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 से 6 महीने चलता है। इस समय गन्ने की पिराई करोगे, मुश्किल से बेटा तुम्हें चीनी 3 किलो भी मिल जाए ना, 3 से 4 केजी तो बहुत है। तुम खुद जवाब दे रहे हो कि पानी से भरा हुआ होगा। बेटा पानी ज्यादा होगा, उसमें सुक्रोज नहीं होगी, ईंधन नहीं, चीनी कम निकलेगी। पानी का परसेंटेज ज्यादा होगा, सुक्रोज होगा कम, तो रिजल्ट क्या होगा, चीनी मिलेगी कम। तो 100 किलो, सोचो तुम 100 किलो इसे भी उबाल रहे हो और 100 किलो ये भी उबाल रहे हो, तो लाभ कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है तुम्हारा। इसका मतलब तुमने गन्ने भी नहीं खाए हैं, इसका मतलब तुम गांव देहात में रही नहीं हो, है ऐसा या नहीं। हाँ चलो कोई बात। जैसे इस समय गन्ना बढ़ रहा होगा, ये बढ़वा का टाइम है उसका, बारिश हो रही होगी और बहुत तेजी से गन्ना भागता है, बहुत तेजी से। इस समय गन्ना समझो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है, बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो बारिश अब हमारे यहाँ कब तक होगी, सितंबर तक। सितंबर तक बारिश होगी, गन्ने की बढ़वार होगी, बारिश उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। अक्टूबर आते आते बारिश पूरी तरह से बंद। अक्टूबर सितंबर के मिड से लेके अक्टूबर तक 1.5-2 महीना जो होता है सूखा मौसम होगा। जब सूखा मौसम होगा तो गन्ने की वृद्धि रुक जाएगी, गन्ना पकने लगेगा, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना उड़ जाएगा, एक्स्ट्रा पानी उड़ जाएगा, तो उसमें सुक्रोज यानी चीनी जो है बची रह जाएगी। तो उस समय जब पिराई करोगी, जितना ठंडी का मौसम होगा पिराई होगी, तो उस समय चीनी अधिक से अधिक प्राप्त होगी। अब फिर कह रही हो गर्मी वाली बात, गर्मियों में तो और गर्मी पड़ती है, तो गन्ने की पिराई करें, पानी और कम होगा तो और भी ज्यादा होगा, ये हो सकता है माइंड में। मार्च के बाद 31 मार्च के बाद जनरली तुम लोग देखोगे लू चलने लगती है, ध्यान देना कभी। लू धीरे धीरे आने लगती है, तो लू जितनी चलती है तो ये जो सुक्रोज है बच्चों, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है।
उसका सिरका अच्छा बनता है सर, गर्मी वाले। अरे तो मतलब बेटा चीनी की बात हो रही है, सिरका की बात नहीं हो रही है। सिरका ठीक बनता है, बात तुम्हारी एकदम सही है, पर चीनी हम इस समय बना रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं कि वो जो उसमें सुक्रोज होता है वो डिकम्पोज होने लगता है, और वो डिकम्पोज होके एकदम कह सकते हैं बेकार हो जाता है। ये स्थिति हो जाती है कि लोवेस्ट लेवल पर चीनी सुक्रोज पहुंच जाता है, जस्ट 6 to 7 kg पर 100 kg। इसलिए अपने यहां पर सर्दियों में गन्ने की कटाई होती है और गर्मी आते आते बंद हो जाती है। हाँ तो उस टाइम तो कोई बात नहीं, उस समय खराब नहीं होगा, वो तो पकना पक चुका है ना बेटा, वो गन्ना जो है पक चुका है। हाँ ये कह सकते हैं कि उस समय थोड़ी नमी ज्यादा हो जाएगी और हो सकता है आधा किलो वगैरह कम हो जाए, आधा किलो। हाँ वो कोई इशू नहीं। जैसे तुम देखो आम अब खा रहे हो आप, और आम 20 दिन पहले का खा रहे होगे, कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर है? अब आम ज्यादा पका है परंतु मीठापन कम होता जा रहा है, बताइए क्यों? हाँ वातावरण में परिवर्तन हुआ, जैसे अब वाटर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वाटर ज्यादा होगा तो उसमें ग्लूकोज होता ना, C6H12O6, और वातावरण की नमी खींच लेता है। ये जो पौधे प्लांट्स होते हैं ना इस टाइप के फल, वातावरण की नमी को खींच लेते हैं, यानी कि उसमें H2 हो जाएगा, मिल जाएगा, तो डाइल्यूट हो गया ना, तो इसका केमिकल कंपोजिशन बदलने लगेगा। अभी आम तुम रख दो, 20 दिन बाद खाओ, हो सकता है उल्टी सी हो जाए, है ना? अब देख लो आम में, हाँ बेटा बोलो। बोलिए खाएंगे ही नहीं सर, वो पूरी तरह से खराब हो। क्या बेटा? सर बोल रहे हैं ना 20 दिन बाद आम खाने के लिए, खाएंगे ही नहीं। नहीं हो सकते, पता है क्या होगा, डीप फ्रीजर में रख दो, उसमें क्या। आप लोग जो आम इस समय खा रहे हो तो आम क्या सोच रहे हो पेड़ों से आ रहा है? सब ये बेटा 2 महीने पहले टूट के रख गए हैं, 1.5 महीना पहले, उस समय टूट के कच्चे फ्रीजर में रख दिए गए हैं। तो जब कच्चे फ्रीजर में रख दिए गए हैं तो उनके डिकम्पोजिशन के जो डिकम्पोज होने की प्रोसेस है स्लो हो जाती है। अब फिर जब जरूरत होती है उतना आम निकाला जाता है, उसे 1 दिन पकाया जाता है, 2 दिन, और तुरंत मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। समझे? तो कहने का मतलब यह है कि जब वातावरण की दशाएं बदलती हैं तो किसी भी चीज में उसके कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं। जैसे गर्मियों में तुम लोग देखो, जब तक बारिश नहीं हुई रहती है जामुन जो होगी उतनी रसीली मीठी नहीं होगी, पर ज्यों बारिश होगी जामुन बड़ी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, रसीली हो जाएगी। और अगले देखोगे 3, 4 से 5 दिन के अंदर जामुन एक साथ पक के गिर जाते, एक साथ पक के गिर जाएंगे। तो वो चेंजेस आते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस होते हैं। तो चलो खैर, तो इस तरह से गन्ने में भी ये सब देखा जाता है और किसी भी चीज में भी ये प्रोसेस संभावना बनती है। चलो खैर, तो ये मैटूर और सेवराय की पहाड़ियां लिख सकते हैं आप लोग, इंटरलिंक कर सकते हैं। चलो जी सर। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद लिखो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसे बोला जाता है बाल्को। बाल्को
कहां पे है भाई ये? कोरबा। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कोरबा में स्थित है। अब बात यह है कि यहां पर क्यों स्थित है बच्चों, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कोरबा छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय औद्योगिक केंद्र है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक कोयला मिलता है, और कोयला मिलने की वजह से यहां पर तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये बड़ी खास बात है। इस तापीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की वजह से यहां पर ये प्लांट लगाया गया। तो भाई दो बात हो गई, ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई, पहली बात। दूसरी, तो अब आप कहेंगे सर फिर बॉक्साइट एल्यूमिना वगैरह कहां से आता? तो उसी के उत्तर में एमपी की ओर आप देखोगे तो एक प्लेस मिलेगा अमरकंटक, सुना हो शायद आप लोग। अमरकंटक की पहाड़ियों के आसपास बहुत सारी एल्यूमिना की या बॉक्साइट की खानें मिलती। उन बॉक्साइट के जो बॉक्साइट और एल्यूमिना उनको यहाँ पर लाया जाता है, और इस प्लांट से प्राप्त तापीय विद्युत ऊर्जा के सहयोग से उसको स्मेल्ट करा दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, और पिघला के मतलब की चीज अलग कर ली जाती है, वैसे बात कर दी जाती है। भारत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी समय भारत के सबसे बड़े कारखानों में से एक था। 2000 के आसपास इस कंपनी को भारत सरकार ने बेच दिया। इस कंपनी को बेच दिया गया, जिसे स्टरलाइट नाम की कंपनी ने खरीद लिया था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में चला गया। उसके बाद इस कंपनी को वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया। सुना होगा एक कंपनी, कई बार वेदांता, ये चर्चा में सुनते रहते हो, मेदांता है हॉस्पिटल जो है, मेदांता। मेदांता हॉस्पिटल कहाँ पे है? गुड़गांव में। 5 स्टार होटल फेल है उसके साथ। जो डॉक्टर त्रेहन है, हार्ट स्पेशलिस्ट, सुना होगा शायद आप लोगों ने, उनका ही है हॉस्पिटल ये, तो वो मेदांता है। सर पहली बार किसको बेचा गया था? स्टरलाइट कंपनी थी एक, इसको बेच दिया गया था, और उसके बाद इस कंपनी को वेदांता ने खरीद लिया। वेदांता लंदन बेस्ड एक केनराई की कंपनी है, और दुनिया में एल्यूमिनियम के का प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस। यहाँ पर इंडिया में भी इस कंपनी के कई सारे प्लांट्स हैं, और ये कई बार विवाद भी न्यूज वगैरह में तुम लोग सुनोगे। क्या भाई, तो इन्होंने वाली पहाड़ी खरीद ली है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का संयंत्र लगाने जा रहे हैं, या यहाँ से एल्यूमिनियम को उस वाले प्लांट पर भेजने के लिए खुदाई करवा रहे। हो सकता है वह जो पहाड़ी है वह स्थानीय जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या वहां पर बहुत सारी जनजातियां आदिवासी। तब क्या होगा भाई, यदि खुदाई होगी तो उनको हटाना पड़ेगा, विस्थापन होगा ना, तो उसको लेके चर्चा बनी है। आप लोगों ने एक मूवी देखी हो चक्रव्यूह, देखिए चक्रव्यूह? नहीं देखी। नक्सलवाद पे आधारित एक मूवी है चक्रव्यूह, उसमें इसी कंपनी को इनडायरेक्टली दिखाया गया कि कैसे एक कंपनी एक्वायर करती है इस एरिया को, अब वहां पर नक्सल हैं, वो विरोध कर रहे हैं, कैसे बात बनती, क्या बहुत सारी चीज। तो कुल मिला के बालको इस समय प्राइवेट सेक्टर में चला गया। लिखो, यह कारखाना कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। जिसे बॉक्साइट की आपूर्ति
बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक ब्रैकेट में मध्य प्रदेश। सर एक बार रिपीट कर देना सर, वाइस यह कारखाना कोरबा ब्रैकेट में छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसे बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक ब्रैकेट में शहडोल मध्य प्रदेश, या नहीं तो सिंपल मध्य प्रदेश ही लिख दो, मध्य प्रदेश। गंधमर्दन ब्रैकेट में उड़ीसा, गंधमर्दन एक गंधमर्दन ब्रैकेट में उड़ीसा से प्राप्त होता है। इस संयंत्र को सस्ती तापीय विद्युत ऊर्जा कोरबा तापी संयंत्र से प्राप्त होती है। इसकी आपूर्ति क्षमता प्रति वर्ष 2 लाख टन एल्यूमिना। क्या बोले सर? इसकी स्थापित क्षमता 2 लाख टन एल्यूमिना एवं 3.5 लाख टन एल्यूमिनियम बनाने की है। अब यह 3.5 लाख टन एल्यूमिनियम बनाने की है। अब यह स्टरलाइट सर इसकी हिंदी भी है ये? अरे कंपनी का नाम है स्टरलाइट के साथ अब यह स्टरलाइट कंपनी को स्टरलाइट कंपनी को बेचा जा चुका है। स्टरलाइट कंपनी के साथ नहीं, स्टरलाइट कंपनी को बेचा जा चुका है। वर्तमान में यह वेदांता कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि मान लो मैं ये पूछ दूं बच्चों कि कोरबा के बारे में 30 शब्द लिखो तो क्या क्या लिखेंगे भाई? कौन बताएगा? सर बताएं? हाँ बताओ, सिकंदर बताएगा। सर यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ सर कई क्षेत्रों में कोयला उत्पादन अधिक होता है तथा ताप विद्युत ऊर्जा भी उत्पादन होता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन होता है, जिससे तापीय ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र है। ठीक है, सर जिसको बालको में सर यहीं पर देश का महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम कारखाना बालको स्थित होगी। ठीक है,
थोड़ा और जानना चाहते आगे कभी पढ़ोगे, इसे पावर कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। कोरबा को पावर कैपिटल, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे कई बड़े बड़े तापी ऊर्जा संयंत्र हैं, तो बड़ी मात्रा में ये होता है। इसमें मत लिखना, जब आंसर लिखना ना ये मान लो, तो उस समय नहीं, ये अपने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। छत्तीसगढ़। चलिए भाई नेक्स्ट लिखो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड, यानी कि इसको कहा जाता है नालको। क्या बोलते बच्चों? नालको। लिखो, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 में सार्वजनिक क्षेत्र में हुई है। यह एक एकीकृत संयंत्र है। यह एक एकीकृत संयंत्र है जिसमें प्रतिवर्ष पंचपतमाली ब्रैकेट में लिखो कोरापुट। कोरापुट कहां पे? उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा फेमस। कोरापुट की खदानों से 48 लाख टन बॉक्साइट 48 लाख टन बॉक्साइट खनन दामन जोड़ी कोरापुट में 15.75 लाख टन एल्यूमिना उत्पादन, कोमा अंगुल ब्रैकेट में ढेंकानल में 402 4 लाख क्यों लिखे 4,02,500 टन एल्यूमिनियम प्रगलन सर 4 लाख उसके बाद 4,02,500 टन एल्यूमिनियम प्रगलन कोमा अंगुल में 960 मेगावाट
क्षमता का विद्युत ग्रह और विशाखापट्टनम की बंदरगाह सुविधाएं प्राप्त है। ये मतलब समझ में आ रहा है, ये विशाखापट्टनम की बंदरगाह सुविधाएं प्राप्त है। ये कई जगह पे स्थित है। कहाँ कहाँ भाई? एक तो दामनजोड़ी में है, ठीक है, दामनजोड़ी जगह का नाम है भाई। फिर पंचपतमाली में है यानी कोरापुट में, और अंगुल ढेंकानल में। ये तीनों जगहों पर ये निकलता है। कोरापुट में, ये भी कोरापुट में। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम अलग अलग मिलती, जगह जगह पे मिलती है। अब एल्यूमिनियम अलग जगह मिल रही है, वहीं पे अंगुल में आप क्या देख रहे हो? 960 मेगावाट का विद्युत ग्रह है। तब क्या होगा भाई? यानी कि यहां से इनको लेके आया जाएगा, स्मेल्ट किया जाएगा, पिघलाया जाएगा, एल्यूमिनियम बनेगी, और जो बनती है उसे कहां भेज दिया जाएगा? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह है, फिर क्या होगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कई इंटीग्रेट करके बनाया गया है। यहाँ वहां से सारा इंटीग्रेट किया जाता है और फिर इसको सारा चीजें भेजी जाती है। क्लियर? तो यह संयंत्र भी महत्वपूर्ण। अब मान लो फिर बात आ जाए, मैं कहूं बच्चों दामनजोड़ी के बारे में 30 शब्द लिखो। दामनजोड़ी के बारे में 30 शब्द लिखो, या अंगुल के बारे में 30 शब्द लिखो, ढेंकानल के बारे में 30 शब्द लिखो। तो क्या लिखेंगे बताइए? दामनजोड़ी कोरापुट जिले के, उड़ीसा के कोरापुट जिले, राज्य जरूर लिखना, ध्यान रखना, राज्य जरूर लिखना है। जब भी कभी आप लोकेशन लिख रहे हो ना, तो राज्य लिखना बहुत जरूरी। कारण बहुत से कई बार छोटे स्थान होते हैं तो कोई पहचान नहीं पा, जैसे दामनजोड़ी आप नहीं जानते, हो सकता थोड़ा बहुत आप पढ़े हुए तो कोरापुट जानते हो, पर दामनजोड़ी अंगुल जनरली बहुत स्पेशल जो बच्चे होते हैं वही समझ पाते हैं। कई बार नया एग्जामिनर भी कई बार नहीं हो सकता ना जान रहा हो, तो इन्फॉर्मेशन में लैक जब करते तो फिर प्रॉब्लम होती। तो मान लो आप ये आया दामनजोड़ी, यह उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है, जहां पर नालको का एक एकीकृत संयंत्र स्थित है और यह एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हो गई बात। अंगुल आ जाए क्या लिखोगे? हाँ हाँ, नालको का यहाँ पे एक संयंत्र है और यहाँ पर 960 मेगावाट का एक तापीय विद्युत संयंत्र भी है, विद्युत गृह भी है, संयंत्र भी है। हाँ, यहाँ पे निर्मित एल्यूमिनियम को विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा निर्यात कर दिया जाता। तो देखो कितनी सारी सूचनाएं एकदम जोड़ दी कि सारी चीजें एकीकृत हो गई। हाँ भाई, एग्जाम में कहेगा हाँ भाई तो सारा जाना, कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया। हाँ, लिखने को आता है, इसका मतलब पेपर नहीं देखा तुमने? हाँ, पेपर जाके देखना उसको। हर साल जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर तक। नहीं, वो मैप देगा, मैप देगा उस नहीं, हर जगह कोरापुट लिखा होगा, पेपर में आपके लिखा होगा
इसका मतलब है निधि ने पेपर नहीं देखा, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी, ये गलत बात है। आएगा कि निम्नलिखित स्थानों, क्वेश्चन जो होता है निम्नलिखित स्थानों को दिए गए मानचित्र में अंकित कीजिए या दर्शाइए। कई बार दर्शाए वर्ड होता है, कई बार अंकिता। और इनके संदर्भ में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक, आदि महत्व को बताइए। बताइए। ये पहले आता था 20 शब्दों में, अब आता है 30 शब्दों में। एक आध बार पूछ देता 40 शब्दों में। हाँ, सामरिक पहले उसका मैं जवाब दे दूं, इसको क्या बोलूं कि 30 सबसे कहा जाता है। नहीं, मान लो कोई किसी का विशेष आर्थिक महत्व है, एक भी दो भी, कोई जरूरत होना है कि हर चीज का राजनीतिक महत्व। यदि आर्थिक है तो आर्थिक लिख दो, सांस्कृतिक है सांस्कृतिक, दोनों है तो दोनों लिख दो। ठीक है। अब जैसे मान लो आ जाए पारसनाथ, सुना पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? ये कोई बताएगा भाई? आशा दत्ता बताएगी। झारखंड से। झारखंड। झारखंड में राजमहल, यस सर, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप क्या लिखोगे? झारखंड राज्य में स्थित राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। तो लोकेशन हो गया। अब उसका इनमें से क्या हो सकता है? उसका कोई विशेष आर्थिक महत्व तो नहीं है, परंतु उसका विशेष क्या है भाई? सांस्कृतिक। नाम से सोचो। हाँ, बहुत बड़ा मंदिर। ठीक है। तो आप अब पर्यटन तो नहीं कह सकते, सांस्कृतिक, क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, जहां पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष आते। या अमरनाथ मान लो आया है उस, तो क्या लिखोगे भाई? इसमें आर्थिक महत्व कौन सा लिखोगे? यहाँ पे लोहा पैदा होता है, यहाँ पे ये पैदा, तो ये तुम ना, यह हिंदू धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते। ठीक है। हाँ, हाल फिलहाल में कोई घटना घट जाए तो मेंशन कर सकते। अभी हाल में बादल फटने के कारण यहाँ पे तीर्थयात्रियों का काफी नुकसान हुआ। ठीक है। इस टाइप में चीजें। अब तुम पूछो सामरिक। सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित, कुछ लड़ाई झगड़े से संबंधित। जैसे मान लो सियाचिन आ गया, आया हुआ है, तो क्या लिखो? लद्दाख राज्य में कराकोरम की पहाड़ियों में स्थित एक बड़ा ग्लेशियर है ना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर बड़ी संख्या में
भारतीय सैनिक हमेशा तैनात रहते। चाइना का है ये? चाइना क्या मतलब है? क्यों विवाद का कारण है भाई? क्यों विवाद का? हमारा है, विवाद क्यों बनाओ? तुम लोग यही प्रॉब्लम करते हो, जहां विवादास्पद बात है तो विवाद मान लेते हो। विवाद का मतलब है कि तुम्हारा भी राइट हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, पर जब तुम ये कहते हो कि मेरा है तो बात तुम्हारा अधिकार डाउन हो जाता है। जैसे पीओके के साथ अब तक यही प्रॉब्लम हुई ना, हमने उसे कहा विवादास्पद क्षेत्र, पर सरकार ने कहा नहीं, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र, चुपचाप दे दो। अब ये तो गलवान घाटी वाला विवाद नहीं होता, चाइना इंडिया को डिस्टर्ब नहीं करता, तो बेटा अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, समझे? तो राजनीति में जब कोई भी राजनीतिक शब्द बोलते हो तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के होगा, ठीक है? इसलिए डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है, तुम लोग की मेंस की परीक्षा में इसीलिए ध्यान दिया जाता है उपयुक्त शब्द उपयुक्त स्थान पर। ऐसे तुम लोगों का क्यों टेस्ट लिया जाता है ऐसे का? तुम्हारी भाषा कम्युनिकेशन, भाषा में कितनी परिशुद्धता है कि तुम एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट प्लेस पर यूज करो, क्योंकि शब्द इधर उधर बदलते हैं, मीनिंग बदल जाती, और मीनिंग बदलते ही व्याख्या बदल जाती, और व्याख्या बदलते ही बेटा ओनरशिप बदल जाती है। नंबर भी कह सकती हो, ओनरशिप बदल जाती है कि तुम्हारा है या मेरा। ये वकील इसी का इंतजार करते हैं ना, इसलिए तुम लोग कभी देखना यूपीएससी में हिंदी का एक अलग से पेपर होता है, जो बहुत स्तरीय पेपर होता है बच्चों, ध्यान रखना, देखना आप लोग, बहुत स्तरीय पेपर होता है, और बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं। तो इसीलिए लिखना, और लिखने के साथ अच्छे से लिखना, बढ़िया लिखना, ये ज्यादा जरूरी होता है। पहले तो लिखना आए, फिर जब अभ्यास करोगे अच्छे से लिखना है, अप्रोप्रिएट शब्द अप्रोप्रिएट तरह से लिखना। चलो खैर, तो समझ में आ गया। इस तरह से ये ध्यान दिया करो, जब भी कोई ऐसा प्लेस हो माइंड में तुरंत जोड़ो कि हाँ भाई दामन जोड़ी क्या है, अंगुल क्या है, ढेंकानल क्या है, ठीक है? चलो मान लो कोरापुट ही आ जाए तो बताइए भाई कोरापुट क्या लिखोगे? बोलो रिंका। कोरापुट छत्तीसगढ़ में है, इतनी बार कहने के बाद भी। अनमोल, अनमोल बोलो। कोरापुट सर उड़ीसा राज्य के दामन जोड़ी जी। उड़ीसा राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है जी, जहां पर एल्यूमिनियम का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अभी जब कभी कुछ और पढ़ोगे तो वो भी पता चलेगा, यहाँ तो मैग्नीज भी मिल रहा है, अच्छा तो मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। क्लियर? फिर कभी आगे वनस्पति पढ़ोगे तो पता चलेगा यह घने वनों से ढका हुआ, मानसूनी वनों से ढका हुआ क्षेत्र, ठीक है? तो ये भी लिख सकते हो उसमें, मानसूनी वनों से ढका हुआ। चलो आगे लिखो भाई, क्या लिखा? बंदरगाह की सुविधा प्राप्त। आगे लिखो, यह भारत सरकार के नवरत्नों में से एक है। भारत सरकार के नवरत्नों में से एक है। नवरत्नों में से एक है। चलिए भाई, अब जरा लिखो संभावनाएं एवं समस्याएं। समस्याएं एवं संभावनाएं।
समस्याएं एवं संभावनाएं। बच्चे बताएंगे क्या कि भाई क्या क्या समस्या इसकी है। यह उद्योग भी देखो कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है। कुछ प्रॉब्लम तो सब जगह एक है, बनी हुई है। क्या? कच्चे माल। काफी माल दूर से जाता है। कई जगहों पर माल 300-400 किलोमीटर दूर से जाता है। तो मान लो इतनी दूरी से यदि माल जा रहा है रेल के थ्रू और रेल परिवहन बाधित हो जाए तो ये तो अपने इंडिया में तो आए दिन हो जाता। किसान आंदोलन चल गया, लो भाई रेल परिवहन। कुछ और मुद्दा हो गया, रो भाई रेल परिवहन, सड़क रोक दी गई, ये हो गया वो हो गया। हालांकि कंपनी जैसे कहीं पर भी रेल परिवहन मान लो यहाँ कंपनी लगी हुई तो लगभग 1 महीना 20 दिन का माल ओवर स्टॉक रखती है कि इन द केस इफ सम काइंड ऑफ हैपनिंग्स आर देयर तो हमारा प्लांट रुके नहीं। ये नहीं कि रोज कमाना रोज खाना, ये नहीं। परंतु मान लो लंबे दिनों तक खिंच जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में कच्चे माल की आपूर्ति कई बार बाधित है। तकनीकी का पुरानापन वह भी एक समस्या है। कहीं ना कहीं निवेश की भी समस्या है, इसमें भी पैसा बहुत लगता, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं भाई, तो हर कंपनी निवेश नहीं कर पाती। लिखिए एल्यूमीनियम उद्योग की समस्या। एल्यूमीनियम उद्योग की प्रमुख समस्या विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा सामना करने और निर्यात बढ़ाने में सफल न होना है। नए एल्यूमीनियम के संयंत्रों के चालू होने। सर प्रतिस्पर्धा सामना करने, उसके बाद क्या बोले? प्रतिस्पर्धा सामना करने और निर्यात बढ़ाने में सफल न होना है। नए एल्यूमीनियम के संयंत्रों के चालू होने और गुणवत्ता में सुधार से और नए एल्यूमीनियम के संयंत्रों के चालू होने और गुणवत्ता में सुधार से इस समस्या में सुधार की संभावना है। गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। हमारे अनेक एल्यूमीनियम संयंत्र पुरानी तकनीकी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देश में एल्यूमीनियम की रद्दी और खराब वस्तुओं के पुनरावर्तन यानी रिसाइकलिंग है। खराब वस्तु। देश में एल्यूमीनियम की रद्दी और खराब वस्तुओं के पुनरावर्तन से
उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है और एल्यूमीनियम उत्पादों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। समझ रहे हो बच्चों? ये एक बड़ी समस्या हमारे पास है कि वैसे तो पता आप लोगों को, हमारे पास कच्चे माल की पर्याप्तता है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर एल्यूमिनियम के रिजर्व बहुत ज्यादा है और दुनिया के सब देशों में एल्यूमिनियम का रिजर्व नहीं मिलता है। ध्यान रखना, लकीली वी आर वेरी रिच। दुनिया के यूं मान लो विषुवत रेखा के आसपास जो देश हैं केवल वहीं पर एल्यूमिनियम मिलता जाता है और नहीं मिलता। तो हमारे पास एल्यूमिनियम के रिजर्व हैं, परंतु उसका जिस अनुपात में उत्पादन होना चाहिए, जिस गुणवत्ता का होना चाहिए, वो नहीं होता। ये स्थिति होती है कि हमारे एल्यूमिनियम उत्पादित होती है, यह एल्यूमिनियम विदेश जाती है, विदेश जाके फिर वहीं पे वही चादर वापस आ जाती है, उस पर केवल कोटिंग होती है, फिर यहां पर अब जरा सोचो कॉस्टिंग फिर कितनी बढ़ेगी, यहां से वहां तक जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर आएगी, देन वो जो कंपनी वहां पे काम कर रही है वो भी तो फिर अपना मार्जिन लेगी, प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। प्रोडक्ट महंगे होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समस्याएं आती, हमारी आंतरिक बाजार में समस्या हो जाती, हम लोग नहीं यूज कर पाते। भाई एल्यूमिनियम की चीज कितने लोग यूज कर पाते? ऑफिस में ही बीडिंग होती है, मान लो पार्टीशन होता है, तो हर कोई तो ना एल्यूमिनियम की बीडिंग लगवा पाता है, तो बहुत महंगा पड़ता है। तो दीज आर द सम इश्यूज, ये हम समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे यहाँ और संयंत्र नए लग भी नहीं रहे कि उत्पादन और बढ़ सके, जो पुराने संयंत्र उनकी उत्पादन क्षमता भी नहीं बढ़ाई जा रही, वो भी हम नहीं बढ़ा पा रहे। ठीक है, तो ऐसे कुछ बात। अब लास्ट संभावनाएं क्या हैं भाई, बताओ निधि। बोलो भाई प्रियंका। श्रवण बताओ भाई क्या संभावना है? सर नया तकनीक लाएं और नई तकनीक लाएं। यस सर। अरे संभावना सुधार नहीं पूछ रहा हूं, संभावना पूछ रहा हूं। इस उद्योग की संभावना है? यस सर, है सर। मान लो मैं ये कहूं श्रवण ऐसा करो, चलो एक फैक्ट्री लगा लो, तो तुम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ सर, लगाएंगे पैसा। क्यों लगाओगे? बोलो। सर नए फैक्ट्री का उत्पादन करेंगे सर, विकास के लिए सर। अरे कुछ यूं बोलो कि सर आने वाले समय में जो वस्तुएं ज्यादातर बनेंगी और एल्यूमिनियम बेस्ड होंगी। आजकल देख नहीं रहे हो आप लोग, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बोला था ना, कल वाली इंट्रोडक्टरी क्लास में, कि इसका उपयोग अब बड़ी मात्रा में लोहे के स्थान पर हो रहा है, लोहे को प्रतिस्थापित कर रहा है। ये पता आप लोगों को, यदि सस्ता हो जाए ये तो आम जगहों पर लोहे को विस्थापित कर दे। यस सर, लोहे से हल्का भी रहता है। हल्का होता है। अभी तो तुम लोग किचन से ही देख लो यार, अब तुम्हारे घर में कितने कढ़ाइयां लोहे की होंगी बताओ? वो सर कोई नहीं है सर। बोलो।
एक वो भी बेटा मैं अपने घर की बताऊं, मैडम से अक्सर झगड़ा होता है। मैं कहता हूं कि भाई एल्यूमिनियम वो वाला लेके आओ, लोहे वाली कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उसमें सब्जी बनाना अच्छा रहता है। पता आप लोगों को आयरन मिलता है, आयरन मिलता है, टेस्ट भी बेटर होता है। तो टेस्ट उसका अच्छा अलग टेस्ट होता है कढ़ाई में बनाओगे सब्जी को। परंतु अब उनका कहना पता, उसको फिर साफ करने में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम हो, तो उसमें ज्यादा देर तक सब्जी रख दो ना तो काली हो जाती है ना ऐसा। परंतु एल्यूमिनियम है तो ऐसा क्यों नहीं? तो तुम देखोगे धीरे धीरे एल्यूमिनियम की तुम्हारी चायदानी मिलेगी, एल्यूमिनियम की पतीली मिलेगी, भगोने मिलेंगे, ये वो मिलेंगे लौट। तो यहीं से पता चल रहा है तुम्हारा कि उसका महत्व हमारी डेली लाइफ में बढ़ रहा है। यही दुनिया में आदमी समझ ले ये चीज हमारे लाभ की है, तो ये फॉलो करें, तो फिर समस्या क्यों रहे? भारी होती है, लोहे में धोने में दिक्कत होती है। सही बोल रहे। नॉन स्टिक देखो, हाँ सोचो नॉन स्टिक क्या है बेटा? एक तरह से केमिकल है वो। आप केमिकल इनटेक कर रहे हो, प्लास्टिक इनटेक कर रहे हो। यही तो टीवी की दुनिया है बेटा, यही तो एडवर्टीज की दुनिया है। ये देखिए, ये आपको बचाए धोने, घिसने, मांजने से। एडवर्टीज देखती हो, उसमें एक महिला है किचन में खाना बना रही है। हमारे यहाँ देखो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं, अलग ही उनका रूप दिखाई देता है, अलग ही ड्रेसिंग दिखाई देती है, अलग कपड़ा पहन के, क्योंकि भाई कपड़ा पसीने से बेकार हो जाएगा ना, छिटे उटे पड़ेंगे। परंतु तुम कभी ध्यान दो इस बातों को कि इस तरह की एडवर्टीज में जो महिला दिखाई देगी वो एकदम नया कपड़ा पहने हुए, फिट। मतलब जो महिला खुद देख रही है और उसका जो पुरुष देख रहा है, हाँ भाई नॉनस्टिक आएगा ना तो मेरी मैडम ना अच्छी और दिखेंगे। महिला खुद, मैं भी किचन में रहूंगी ना तो मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, मैं भी मेंटेन रहूंगी। तो दीज आर द थिंग बेटा ना, मार्केटिंग हो गई। हमारे यहाँ जो परंपराएं थी, परंपराएं ऐसे तो टूट रही है ना, परंपराएं ऐसे टूट रही। क्या भाई ना, ऐसे नहीं होता। कितनी आप लोग देखो, आप लोगों में सभी बहुत सारी गर्ल सामने हैं, कितने लोग सिलबट्टे पे चटनी पीस के खाते होंगे? कभी सिलबट्टे पे चटनी पीस के खाओ और कभी मिक्सर में बना के खाओ। सर हम खाए, अच्छी लगती है सर। हम तिल की चटनी बहुत अच्छी। सिलबट्टे मशीन की चटनी गोबर लगती है। ऐसा मत बोलो, तुम्हारी पिटाई होगी। मतलब टेस्टलेस होती है, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो गोबर बोल दोगी मूर्ख। हाँ, शब्दों यही तीन से मैं पढ़ा रहा हूँ, शब्द चयन करना सीखो। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि टेस्ट में डिफरेंस आता है, टेस्ट में ही नहीं हेल्थ में डिफरेंस आता है। सबसे बड़ी बात, पत्थर पर जब घिसते हो तो कैल्शियम के तत्व मिक्स हो जाते, इसलिए उसमें स्वाद आता है, हेल्थ भी अच्छी और आपके स्वाद भी अच्छा। परंतु बेटा घिसना तो पड़ेगा। मिक्सी में हो गया, लो भाई। तो आप ड्रेस पहने हुए खड़े हो तो गंदी हुई ड्रेस नहीं, उसमें तो पहले कूचना पड़ता है, कूचो इतने में छींटे पड़ते, कपड़े खराब हो गए। तो इसलिए प्रियंका कह तो रही है गोबर वो होता, बट अभी जब बना के खिलाने वाली बात होगी ना तो फिर मिक्सर यूज करेगी। नहीं सर, मैं ही पीसती हूँ। भूल जाएगी। नहीं, पुष्पमाला कह रही मैं ही पीसती हूँ, ये तो यानी कि मेहनती है, कुछ इसको अंडरमाइन ना किया जाए। चलो कोई बात नहीं, गुड। तो कहने का मतलब नेचुरल। फिर तुम देखो पहले के समय में, अभी बेटा हम लोगों ने बचपन में देखते हैं
कि जितने भी खाने पीने की चीजें होती थी सब मिट्टी के बर्तन में रखी जाती थी, पके हुए मिट्टी के बर्तन, हांडी में, हांडी होती थी, इस टाइप की चीजें उनमें सब रखी जाती थी। क्यों भाई? पके हुए मिट्टी के बर्तन से भी कैल्शियम, और वो चीज लंबे समय तक एकदम अपनी शुद्ध अवस्था में रहती थी, उसमें प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्लो रहता था। समझे? अब नहीं भाई, ये वाला प्लास्टिक का बर्तन आ गया है। अभी तुम आईएएस में तुम्हारे पूछा भी है, माइक्रोबिट्स का कंसेप्ट आया, सुना होगा माइक्रोबिट्स। कितने लोग जानते हैं माइक्रोबिट्स? सुना? माइक्रोबिट्स मतलब अत्यंत बारीक कण, अत्यंत बारीक मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सिंपल सा तुम लोग सोचो, एक बर्तन में जैसे हम लोग थाली में खाना खाते हैं, तो तुम लोग कुछ दिनों बाद देखोगे थाली में खाना खाते थाली में घिस जाती है। वो कैसे हुआ भाई? थाली पर जब आपकी बॉडी का पार्ट ऐसे लग रहा है तो उसके बड़े फाइन पार्टिकल्स निकल रहे हैं खाने मारे। तो इसका मतलब जब प्लास्टिक की थाली में खाओगे तो प्लास्टिक, वो वाले जो मेटल्स थे वो बॉडी के लिए बायोडिग्रेडेबल थे। हाँ आ रहा। अब इसमें क्या हो रहा है? प्लास्टिक हो रहे हैं। तो तब बहुत सारा चर्चा का विषय, वो सब छोड़ो, मैं नहीं करूंगा। परंतु यहाँ पे संभावनाओं में ये देखो कि भाई असीम संभावना, यानी कि इससे इसका प्रयोग आने वाले समय में बड़ी मात्रा में बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी होगा, हो रहा है। जैसे खिड़कियां एल्यूमिनियम की बन रही, दरवाजे आ रहे एल्यूमिनियम के। हाँ, अंतरिक्ष यान चलो, आने वाले समय में और बड़े ज्यादा बड़ी मात्रा में हवाई जहाज बनेंगे और बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग होगा। खूब गाड़ियां बनेंगी और इसका प्रयोग होगा। इलेक्ट्रिसिटी का जितना जनसंख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन डिमांड होगी, तो तारों में इसका प्रयोग होगा। इसका मतलब है श्रवण, फैक्ट्री लगा ले, एल्यूमिनियम की बस 5-10 हजार करोड़ रुपए लगा दे एल्यूमिनियम की फैक्ट्री स्थापित करने में, तो आराम से हजारों करोड़ रुपए कमाएगा। संभावना। यस सर, और फिर हाँ। उससे क्या हुआ, फिर जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 9 वो भी प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे? सर उसमें तो यही बात किया ना, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास की बात किया ना। बुनियादी ढांचा ठीक है, अब ये दूसरे तरह का डिबेट का टॉपिक है कि यदि देखो बेटा, एल्यूमिनियम का जब प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं पहाड़ियां तो टूटेंगी ना। जिन पहाड़ियों से यह निकाला जाएगा, और ये मिलते हैं ज्यादातर जमीन के ऊपर, इनकी ये भी बड़ी खास बात। मान लो पहाड़ी है, ये पहाड़ी में यहाँ पे मिल जाएंगे, या कोई प्लेन एरिया यहाँ पे मिले, बहुत गहराई में नहीं मिलते, इसलिए इनका खनन कार्य सस्ता पड़ता। परंतु जरा सोचो, यहाँ पे पेड़ पौधे भी तो होंगे ना, कट जाएगा, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा वहां पर। समझे? चलो लिखो, भारत में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम की औसत खपत बहुत कम है, जिसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ बढ़ने की संभावना है। हमारे यहाँ केवल 300 कामों में
एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में कामों में प्रयोग होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में इसे 2000 से भी अधिक कार्यों में 2000 से भी अधिक कार्यों में जबकि जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में इसे 2500 से भी अधिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। भविष्य में विभिन्न कार्यों में बढ़ते प्रयोग के साथ इसकी मांग बढ़ने की भी प्रबल संभावना है। विशेष रूप से भवन सामग्री के रूप में और ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज निर्माण उद्योग में इसकी मांग बढ़ने की प्रबल संभावना है। तो भाई तो इसी बात पे श्रवण सोच रहा है कि सर मैं फैक्ट्री लगा ही दूं, पापा से 10-20 हजार करोड़ रुपए लेके फैक्ट्री लगा दूं। क्यों श्रवण? सर 2 बार सर छूट गया है सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा। बेटा तेज लिखा करो। क्या है? नहीं सर तेज ही लिखते, बीच में सर नेटवर्क रुक गया था सर। ऐसे पूरा लिख लिया है। कहाँ तक लिखे? मतलब लिखना है भविष्य में विभिन्न कार्यों में बढ़ते। क्या ये नहीं लिखे 1-2 वर्ड। बढ़ते प्रयोग के साथ ही इसकी मांग बढ़ने की प्रबल संभावना। ठीक है, और कहीं इसकी मांग बढ़ने की संभावना है। हाँ, प्रबल संभावना है। आने वाले समय में बेटा यही होगा। ठीक है। हाँ। अब जैसे हम लोग जूट उद्योग पढ़ रहे थे, तो जूट उद्योग में हम कुछ भी कहें, जूट उद्योग में बेटा बहुत अधिक संभावनाएं नहीं, ध्यान रखना। क्यों ऐसा भाई? जूट उद्योग में केवल एक ही संभावना प्रबल तब बनती है जब इको फ्रेंडली कैरेक्टर को लोगों में बढ़ाया जाए। लोगों में बार बार क्या इन्फ्यूज किया जाए? इको फ्रेंडली, और गवर्नमेंट प्रयोग को बढ़ावा दे, तब जाके उस उद्योग में बढ़ने की संभावना। अदरवाइज प्लास्टिक जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ऐसे में जूट उद्योग बेटा बढ़ने की उतनी संभावना नहीं। पहले देखो बोरी से माल पैक होता था, अब तुम देखते हो प्लास्टिक से पैक। आप लोग तो यंग बॉयज गर्ल्स हैं, आप लोग ऑनलाइन मंगाते होगे, कभी ध्यान दिया आप लोगों ने पैकेजिंग पर? देख कई लेयर, एक तो आउटर गत्ता लेयर होती है, फिर अंदर जो होती है वो भी प्लास्टिक की लेयर होती है, टेप से बकायदा, वो तो सीलिंग होती है, सेफ्टी मीजर्स।
कहीं देखते हो बोरी? पहले हमें याद है बोरी, हमारी किताब आज से 10-12 साल पहले जब किताब मेरी जाती थी सब बोरी में बंद के जाती थी। अब प्लास्टिक की बोरी जाती है और ऊपर से पन्नी लगा के सील करके जाती। क्यों? उससे दो फायदा होता है। ऊपर पन्नी लगा के सील कर देते हैं तो छोटी मोटी बारिश वारिश हो भीगती नहीं है। नहीं तो पहले हमारे डैमेज आ जाती थी बुक। क्या भाई, भेजी गई यहाँ से पटना और पता चला स्टेशन पर थोड़ी बहुत बारिश हो गई, भीग गई, उन्हें डैमेज में वापस कर दिया। जी सर, सरकारी स्कूलों में वो कैसे पहले आती थी? पहले सरकारी स्कूलों में देखो टाट मिलती थी, बैठते थे लोग टाट पे ही। अब सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे हर स्कूल में ही वो आ गई हैं, क्या बोलते हैं, कुर्सियां, डेस्क आ गए। तो हर उद्योग को उस संदर्भ में सोचने की संभावना है कि भविष्य में क्या। परंतु एक बात माइंड में हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी हो सोचना पॉजिटिव है, कंडीशन अप्लाई पॉजिटिव। यदि जूट उद्योग की भी लास्ट में बात हो तो इसके भी भविष्य में प्रबल वर्ड तो मत लिखो, बढ़ने की संभावना इस अर्थों में है कि यह इको फ्रेंडली है। जिस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों में सचेतना बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, इसके भी प्रयोग की संभावना बढ़ रही है। एंटीक के तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर बेटा वही बड़ी खास बात हो, अच्छी बात बोली। वो उनके एंटीक के कभी दाम देखो, कभी आप जैसे दिल्ली हाट जाओ, दिल्ली हाट जो है जहां पे इस टाइप के एंटीक के सामान मिलते हैं, मतलब छूने का मन नहीं करेगा। बाप रे, 1000 रुपये, 1200। हाँ खत्म, गिर जाए तो चले। ये ड्यूरेबिलिटी वाली बात, ये सब क्वालिटी की चीजें हैं ना, वही सब बनाना होगा। जैसे पहले था लोग मिट्टी के यूज करते थे ना भाई। हाँ, हम मुझे अपने घर पे याद है दूध के जितने भी बर्तन थे वो सब मिट्टी के बर्तन। दही मिट्टी में, यस, वो अलग ही दूध, बेटा दूध पत्ता है ना, मतलब घर में खुशबू फैल जाती है, एकदम अलग तरह की खुशबू घर में फील होती है। दही खाओगे अलग तरह की उसका टेस्ट होगा। जी सर, हांडी का दूध, हांडी वाला दूध और दही जो होती है। अब पहले देखो लोग हैंडल विद केयर भी होते थे, ये भी हमारा एटीट्यूड भी बदलता है, ध्यान रखो। पहले हमारी लाइफ बचपन से नहीं, ध्यान से उठाओ, ध्यान से उठाओ, ध्यान से उठाओ, तो बच्चा बचपन से चाइल्डहुड से वो चीज को बड़े केयरफुली उठा रहा, रखता। इन द केस टूट गया तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर हैं, दूसरा मंगवा लेंगे। इजिली अवेलेबल थी तो सस्ती भी थी, अब वो इजिली अवेलेबल नहीं है। अब देखो गर्मियों में घड़े बिकते हैं पानी वाले 150-200 रुपए के बिकते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीजें चेंज हो रही, उस चेंजिंग सिनारियो में के अनुसार आपको देखना। चलिए खैर, अब जब क्वेश्चन देखो भाई कौन कौन से आए हुए हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि सबसे जरूरी क्या है, प्रश्न को देखना। लिखो, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1986 में, 1986 20 नंबर का। सर 200 शब्द। हाँ 200 शब्द। अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, थोड़ा सा लिखो। भारत में
के वितरण और अवस्थिति के कारकों की चर्चा कीजिए। सर कितना वर्ड? ये आपको लिखना 20 शब्द, 20 नंबर का है, लगभग 250 से 300 शब्दों में। ये भविष्य में पूछ सकता है। और एक और क्वेश्चन जो बनता है भविष्य में पूछ सकता है, हिंडाल्को और नाल्को के संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 150 शब्द में। ये प्रेजेंट टाइम में जो पैटर्न आप लोग देख रहे हो, नए पैटर्न में क्या हो रहा है, कोई छोटा सा पार्ट उठा के टिप्पणी में पूछ दे रहा 10 नंबर का। समझ गए? जैसे आप लोग देखो बोकारो पूछा हुआ ना, तो ऐसे आने वाले समय में नाल्को पूछ देगा, नाल्को पे कमेंट करिए, माल्को पे कमेंट करिए, तो आपके पास सारा मसाला तैयार है, उसी को लिख देना है। लिख देंगे सर इसको कितने आवर्स में लिखना है? ये 150 शब्दों में लिखना है। फिर यूपी में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 मिनट से जरा रुक जाओ भाई, यूपी में देख लिया जाए आए हैं कि नहीं। यूपी में इससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों नहीं पूछा हुआ है, इसलिए भविष्य में ये टॉपिक बचा हुआ तो इसके पूछे जाने की संभावना और बन जाती है। यानी कि आप 2023 में 24 में मेंस देने जब जा रहे हो तो इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीमेंट उद्योग, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम। सो रिकॉर्डिंग वीडियो कब तक मिलेगी? कौन आज दत्ता पूछ रही है? पहले मैं इसका जवाब दे लूं, तुम क्या पूछ रहे थे? कड़ी मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा का वर्णन कीजिए। आप कर सकते हो इस अर्थों में कि टेक्निकली ज्यादा साउंड मतलब बढ़िया है, साउंड का मतलब बढ़िया होता है। नहीं, पहले तो यहीं पर कि चीन अनेक अर्थों में बढ़िया गुणवत्ता की वस्तुएं बना रहा है और वहां पे भेज रहा। हालांकि चीन में ये जो बॉक्साइट है बहुत कम मिलती, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस तरह की इसकी प्रॉब्लम भारत के लिए नहीं है सबसे पहले, परंतु चाइना कुछ चीजों को इंपोर्ट करके उनको भेज रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, आपका घाना, सुरीनाम, दुनिया के 5-6 देश है, वहीं पर मिलता ही है। इसकी जो कंपटीशन है वो है ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, कच्चा माल भी दुनिया के विभिन्न भागों में बेचता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम वहीं पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया, और उत्पादित माल भी भेजता है बड़ी मात्रा में, तो वहां पर सीधे सीधे टक्कर दिखाई देती है। चाइना से इसका सीधा टक्कर उतना बड़ा नहीं है जो भारत को प्रॉब्लम है। हाँ, दुनिया में किसी भी संदर्भ में जब आप बात करोगे चाइना के, तो एक बात एडवांटेजेस दिखाई देती है, तकनीकी का बेहतर होना। दूसरी बात, उत्पाद सस्ता होना। चाइना कहाँ जीतता है? 2 ही चीजों पे तो जीत रहा है, उत्पादन उसका सस्ता
टेक्निकल तुम लोग कभी देखो, मैं तो देखता हूँ बच्चों के खिलौने उलौने आते हैं, तो मैं सोच के तंग रहता नहीं यार। अभी मैं कहीं कितने वो देख रहा था, बॉक्स आए हुए तो बच्चों वाले, जो वो बॉक्स होता है ना, अरे इसमें अपनी पेंसिल वेंसिल रखते हैं। मैं सरप्राइज हुआ देख के कि उसमें तीन फंक्शन है, उसमें 2 पेंसिल का शार्पनर भी लगा हुआ, यानी कि बच्चे के लिए वही काम हो गया आसान। एक नहीं 2 शार्पनर, तो उससे क्या फायदा हुआ भाई, बहुत बारीक आप करना चाहो तो भी बारीक कर लोगे, सिंपल आप वो करना चाहो वो भी इस काम चल जाएगा, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसी में किया हुआ अंदर एक बॉक्स भी बना रखा, यानी कि जो शार्प करोगे तो पेंसिल का वेस्टेज होगा वो अंदर स्टोर हो जाएगा। हाँ, और कैलकुलेटर बना हुआ। बताओ, सेम प्रोडक्ट और सेम कैमरा 5-6, हालांकि उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, बट इजी है, सस्ता है। हम बच्चे क्या सोच, अरे अभी देखो 5000 वाला उसे भी तोड़ के बेकार करेगा, और ये तो बेकार करेगा ही, तो इसे बड़े 1000 वाले पे कर जा, चल खरीद देते जा। मैं देख रहा हूं बच्चों की साइकिल, एक से एक स्टाइलिश साइकिल कितने भाई, 1500 की, 1200 की। वो बात अलग है कि वो आते ही दूसरे दिन टूट जा रही है। हाँ, वो मोटे वाले टायर, आजकल लड़कों में बड़ा क्रेज है उसके टायर। तो ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग, तो 2-3 चीजों पे बस यहाँ पे चीजें जब पढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा, कहाँ पे किस तरह का शब्द का प्रयोग करके आराम से निकल जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब तुम बोलने लगे ना, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि हाँ भाई क्या प्रतिस्पर्धा, तो इस तरह से ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर क्लास होगी सर? हाँ बेटा, अभी जीएस की क्लास होगी ना 7:30। कल संडे को। कल तो संडे है, हमें भी कुछ आराम करना, हालांकि मेरा तो आराम नहीं है क्योंकि कल इंग्लिश मीडियम की क्लास रहेगी, फिर मुझे राजेंद्र नगर भी जाना है, वहाँ पे डिस्कशन है, तो कल तो मैं बैक टू बैक मेरी क्लास, क्योंकि कई एक क्लास पेंडिंग पड़ी हुई है तो उसे भी लेना है हमें, और डिस्कशन के लिए जाना है। और सर एक काम कर दीजिए मेरा थोड़ा सा, कि ऑप्शनल का जो क्लासेस मेरी पीछे वाली छूटी हुई थी उसका थोड़ा सा कीजिए कि मेरे पास वीडियो आए कि मैं देख पाऊँ और लिख पाऊँ। मेरी भी सर, तुम्हें ऐप मेरी पे बहुत सारी छूटी हुई है ना, 1-2 छूटी रहती तो प्रॉब्लम नहीं होती। वो तुम्हें ऐप पे ऐड कर दिया हूँ, उस पे मैं ग्रुप में एक नंबर डाल दिया हूँ, गगन जी को जब फोन कर लो कि सर हम सर लोग, मेरे पास ग्रुप है ही नहीं आपको। रजत के पास तो होगा ना, रजत जिसमें है ना सारे, कई बच्चे तो हैं उसमें। नहीं सर, उसमें कोई नंबर नहीं आया। अरे ऐसे कैसे? पुराने बच्चे सब लोग ने अपना नंबर सेंड किए हैं। एक मिनट आया है, ग्रुप में आया हुआ है भाई, आया है सर, कल ही भेजे आप लोग, चेक हाँ ये कर देखो। नो सर। सर अरे भाई देखो, पुराने बच्चे सर ऐड है, नए बच्चे नहीं ऐड है सर। हाँ, अब नए बच्चों को ऐड करना पड़ेगा, अगर नंबर होता तो मैं ऐड कर सकती थी। तो इसको ऐड, प्रियंका को नंबर भेज दो, ऐड कर देगी। देखो मैंने भेजा तो है सर, आप भी तो है ना, आप ऐड कर दीजिए, हमको क्यों फंसा रहे? अब तुम कर देना, ठीक है, या रजत को नंबर भेज देना, रजत ऐड कर देगा। रजत तो अभी रजत भी नहीं है सर, एग्जाम चल रहा है उनका। एग्जाम चल रहा है, देख लेना, एक बार बात कर लेना, नहीं तो फिर प्रियंका कल संडे रहेगा ना, कल बात कर लेना उससे, रजत से, या तो प्रियंका के पास सर रजत और प्रियंका उन लोग का नंबर कहाँ से मिलेगा सर? 1 मिनट रुक जाओ, मैं रजत का नंबर बोल देता हूँ, लिख लो 8532 0055 92।
ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं उससे ज़्यादा संपर्क कर लेना। और ये देखो आ गया, नाम लिया भूत का, भूत आ गया। रजत जी सर। ये देखो आ गया। ये ऐसे सब बड़े बड़े शैतान होते हैं, बहुत बड़े बड़े। अभी ये इन सबके 5-6 इनका जो हमारा ग्रुप है ना, पहले वाला ज्योग्राफी और वो ज्योग्राफर, उसमें इन सबको ऐड कर देना। जी सर, जी सर। या देखता हूँ एक अलग से ग्रुप बना दो, पर आज तो खैर नहीं ऐड कर दो, और फिर बाद में अलग से ग्रुप बना देंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑप्शनल वाले ही रहेंगे। मैं रहूँगा, सर रहेंगे और बच्चे रहेंगे, ठीक है, और पूजा मैम रहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक फिर है। आज इतना ही। ओके सर, देन थैंक यू फिर हम सर। लोग मंडे को मिलेंगे सेम टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। हम्म।